हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्धेश्वर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हमने ऑलरेडी एंट्रेंस के सम्स देख चुके हैं हम लोग रिगार्डिंग सरफेस टेंशन एंड लिक्विड प्रेशर एंड एवरीथिंग। आज जो हम सम्स देखने वाले हैं और जो पार्ट कवर अप करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। सो बिफोर गोइंग टू दिस सॉल्विंग वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि आपने इसके पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल, वेंचुरीमीटर एंड आपका जो ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो स्टडी करने में आसानी होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम्स। आपका जो एंट्रेंस बुक है जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसमें से अब हम इस सम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि एंट्रेंस बुक के पेज नंबर 228 पे जाना। सो पेज नंबर 228 दिस सम्स विल बी बेस्ड ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। सो पेज नंबर 228 and up to page number 230 the sums are based on the Bernoulli's principle. So we will cover up these sums based on Bernoulli's principle and streamline flow and everything. So let's start with our first sum of this book or Bernoulli's principle. सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि इनमें से जो डिफिकल्ट सम्स है कंपैरेटिव या फिर जिनमें ज्यादा आपको एनालिटिकल ब्रेन यूज करना पड़ेगा वो सम्स मैं आपको यहाँ पर करके दे दूंगा। बट एट द सेम टाइम इनमें जो बीच बीच में छूटे हुए जो सिंपल सम्स है आपको उसको करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स गो विद दिस सम नंबर 32 अंडर स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो अंडर स्ट्रीमलाइन फ्लो द क्वेश्चन इज वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम द टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर 8 into 10⁻³ meter. The water velocity as it leaves the tap is 0.4 meter per second. The diameter of the water stream at a distance 2 into 10⁻⁻1 meter below the tap is close to. Right? So question कुछ इस तरीके से कि अगर सपोज आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है that is 32. ठीक है, so 32 नंबर क्वेश्चन जो है उस पर ये बोला गया है कि अगर ये कोई टैप का ओपनिंग है सपोज, ठीक है, और फिर यहाँ से ये पानी नीचे गिरा है, करेक्ट। So this diameter of the pipe is given as 8 into 10⁻³ meter. So it is 8 into 10⁻³ meter, correct? And उसका जो वेलोसिटी है उस वक्त वो है 0.4 मीटर पर सेकेंड। So the velocity here it is 0.4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और वो बोल रहा है कि सपोज पानी यहाँ पर पहुंच गया है, so what is the velocity here? So let us consider this velocity as u and this velocity as v, and the height, ये जो height है that is given as 2 into 10⁻⁻1 meter. So it is 2 into 10⁻⁻1 meter. So height is 2 into 10⁻⁻1. ठीक है ना। तो क्वेश्चन है यहाँ पर पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड कितना हो जाएगा, मतलब नल से जब वो छूटा है तो स्पीड इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बट जब वो नीचे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी उस वक्त कितना होगा। ठीक है, सो नहीं उसने बोला है द डायमीटर ऑफ द वाटर, डायमीटर पानी का कितना हो जाएगा, मतलब एक्चुअली में स्ट्रीमलाइन फ्लो है। सो होता क्या है कि जब ये फ्लो निकल रहा है तो कुछ इस तरीके से होता है। सो इन दैट केस क्वेश्चन है कि जब वो फ्लो ऐसे निकलेगा सपोज, तो यहां पर तो उस फ्लो का डायमीटर जो है वो तो इतना होगा, ठीक है ना। सो d1 इज 8 into 10⁻⁻3, लेकिन जब वो यहां पर पहुंचेगा उसका डायमीटर कितना हो जाएगा। नाउ ऐसे सम्स को आपको कैसे देखना होता है, जस्ट पे अटेंशन। आपको इतना तो पता है कि जब ये फ्लो यहां से नीचे गिर रहा है, सो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, करेक्ट, मींस v will be more than u. And according to the principle of continuity equation, as we know that a1 v1 is equal to a2 v2. So a1 is area here. What is area in terms of diameter? It is pi by 4 d1 square into v1, यहाँ का वेलोसिटी कितना है u, is equal to a2, it is pi by 4 d2 square into v2, v2 मतलब यहाँ का, correct. Now we can say that pi by 4 will get cancelled, and if we want d2 मतलब यहाँ का diameter, v should be divided. So d2 square is equal to v will be divided, so d1 square into u divided by v. But the problem is we know the value of d1, we know the value of u, but we don't know the value of v. So जैसे आपको v का वैल्यू मिल जाएगा the sum will get over, and by that way आप यहाँ पर v निकाल सकते हो। कैसे? This sum is considering kinematic equation also. इसमें kinematic equation में आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये v आपको कैसे मिलेगा? v आपको पता करना है, u आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट h वो भी आपको पता है, एंड इवन एक्सेलरेशन भी आपको पता है।
So according to kinematic equation, you can go with v square is equal to u square plus 2x. Correct? So here it will be v square is equal to u square plus 2gh. Correct? So it will be v square is equal to u square. What is u? 0.4. So 0.4 into 0.4. So it will be 0.16. Correct? Plus 2gh. So 2 into, let us take gravity as 10 and height as 2 into 10 raised to minus 1 is 0.2. Correct? So it is 0.2. So v square is equal to 0.16 plus 2 into 10 is 20 and 20 into 0.2 is 20 into 0.2 is 4. Correct? So v square is equal to 0.16, correct, plus 4, right? So it will be 4.16, right? If v square is 4.16, then what is the value of v? It is root of 4.16, right? So if we are taking it is root of 4.16, root of 4.16 is approximately close to 2.1, correct? अगर ऐसा ही है, so you can find out d2 square because this v value will be placed here and d2 square will be equal to d1 square. What is d1? 8 into 10 raised to minus 3 का square. So it is, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे. So d2 is d1 into under root u by v. Correct? So d2 is d1. What is the value of d1? d1 is 8 into 10 raised to minus 2 under root u, that is u यहाँ पर है 0.4 divided by v which is close to 2. Correct? So 0.4 अगर ये 2 है, so ये कटेगा and that will be 1 by 5. Correct? So 8 into 10 raised to minus 3 into root of 1 by 5, that is divided by root 5. करेक्ट. सो इसके क्लोज जो ऑप्शंस हैं उसे हमको देखना है. सो रूट 5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 के आसपास हो जाएगा. सो 8 डिवाइडेड बाय 2.2 या फिर 2.3 भी आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है. सो अप्रोक्सीमेटली 2.2 अगर हम लेते हैं इनटू 10 रेज़ टू माइनस 3, 8 डिवाइडेड बाय 2.2 अगर हम करते हैं तो आंसर विल बी 3 point something into 10 रेज़ टू माइनस 3 and your close option is 3.6 into 10 raised to minus 3 because rest other options are 5.0, 7.5, 9.6 and 3.6. So this option will be close to 3.6 into 10 raised to minus 3 meter, which is option number D. Correct? So ये है आपका जो इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो था 32, उसका ये सोल्यूशन है. So just please note down this. ओके, सो ये आप अपने नोट डाउन कर लिया होगा. अब हम आगे वाले सम पे जाएंगे. सो आपकी अभी के टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 33, जस्ट रीड इट. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. एक पाइप दिया गया है, करेक्ट, व्हिच इज बेंडेड 2 times, राइट, एंड सो पाइप इज गिवन लाइक दिस. The diameter is almost same everywhere and water is flowing in a continuous way, streamline, an ideal fluid, correct? So by that way, question is, in the figure shown, an ideal fluid is flowing through the tube which is uniform area of cross section. The liquid has velocities VA and VB and pressure PA and PB at A and B. So this is point A and this is point B. So where here velocity is VA, here velocity is VB, here pressure is PA and here pressure is PB. Right? Question is, which of the following options are correct? So very first option is A is VB more than VA. Second is VB equal to VA. ठीक है. Third is PA more than PB, and last one is PB equal to P.
नाउ दिस इज अ लॉजिकल सम, इसके अंदर हमको कुछ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहली बात, स्टूडेंट्स जो मिसकंसेप्शन इसके अंदर रखते हैं वो ये रखते हैं, सर यहाँ से लिक्विड जब इधर जाएगा ए से बी में तो वो गिर रहा है ना नीचे, सो ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ की स्पीड बढ़ेगी। सी इट इज नॉट अ फ्री फॉल ऑफ द लिक्विड। If it is a free fall of the liquid, just like the previous sum in which the water was flowing from a tap freely, so in that case the gravity will make account, and that case the velocity at the bottom level will improve, ठीक है। But here it is not the same case, it is a continuous flow. So in that process, if it is a continuous flow, velocity will always remain same in the flow, but pressure में changes आ सकते हैं, because if we consider pressure at B, it will be more than pressure at A, बिकॉज बी पे इतने लिक्विड कॉलम है, ये जो इतना लिक्विड कॉलम आपको दिख रहा है उसका एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। इट मींस प्रेशर एट बी विल बी प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच। इतना डेंसिटी की वजह से और हाइट की वजह से जो लिक्विड का प्रेशर है वो ज्यादा रहेगा। इट मींस पीबी विल बी मोर एंड पीए विल बी लेस। बट पीबी एंड पीए लेस और मोर का एक ऑप्शन है, लेकिन ये गलत है। ये तो बोल रहा है कि पीए इज मोर एंड पीबी इज लेस, सो मतलब ये गलत है, करेक्ट। VB more than VA ये पॉसिबल नहीं है, because it is not a free flow, so this is again wrong. PB equal to PA पॉसिबल नहीं है, this is not, so VB is equal to VA, that is option number second is your answer, ठीक है। so यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 33 का एक्सप्लेनेशन हो गया है, ठीक है। now let's go for a next level and which is question number 34. क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, एक बार आप रीड कर लिए, आइडियल फ्लूइड के बारे में है, just read it carefully. क्वेश्चन नंबर 34, Question number 34 says that an ideal fluid flows through a pipe of circular cross section made up of two sections with diameters 2.5 cm and 3.75 cm. The ratio of the velocities in the two pipe is. So it means question number 34 says that if the diameter 1 and diameter 2 are given, diameter 1 is given as 2.5 cm and diameter 2 is given as 3.75 cm, ठीक है ना। So ratio of the velocities in the two pipe, what is V1 by V2? Now as we know that whenever the sum comes according to the diameter and the velocity of the pipe in a streamline flow case, we take continuity equation and it is A1 V1 is equal to A2 V2. So the solution is A1 V1 is equal to A2 V2. So V1 by V2 is equal to A2 by A1, where area in terms of diameter will be given as pi by 4 d2 square divided by pi by 4 d1 square, correct. So this will get cancelled. Now d2 square by d1 square will be d2 by d1 the whole square, correct. Now d2 is 3.75 and d1 is 2.50, that is 2.50, correct, square. Now as we know that if we take the number 1.25 twos are 2.50 and 1.25 threes are 3.75. It means it is 3 by 2 the whole square. Now what is 3 by 2 the whole square? 3 by 2 the whole square is 9 by 4. So if we check the option, A is 9 by 4, B is 3.3 by 2, C is root 3 by root 2 and D is root 2 by root 3, and your answer will be 9 by 4. That is option number A, ठीक है ना। सो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 34 का ऑप्शन नंबर A रहेगा। सो बाय दिस टाइम हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो के जो कुछ सम्स थे उसको कवर अप कर लिया है। नाउ लेट्स गो ऑन वेंचुरीमीटर का पार्ट, ठीक है। जस्ट रीड केयरफुली द सम नंबर 39 को प्रॉपर्ली देख लो, जस्ट पे अटेंशन। सो सम नंबर 39 क्या बोलता है, सम नंबर 39 वेरी सिंपल। A liquid flows through a horizontal tube as shown in the figure. The velocities of the liquid in the two sections which have area of cross section A1 and A2 are V1 and V2 respectively. The difference in the level of the liquid in the two vertical tubes is H. Then तो वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर एक वेंचुरीमीटर टाइप स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन नंबर 39 में। यहाँ पर ये सेक्शन थोड़ा सा नैरो हो जाता है, ठीक है ना। सो नैरो सेक्शन में भी यहाँ पर उन्होंने हाइट दिया हुआ है लिक्विड का, ठीक है ना।
सो अकॉर्डिंग टू दैट हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लिक्विड जो चढ़ा है वो इस लेवल तक चढ़ा है, और यहाँ पर जो लिक्विड है वो इस लेवल तक है, ठीक है। एंड द डिफरेंस इन द लेवल इज h, ठीक है। यहाँ से लिक्विड फ्लो हो रहा है, करेक्ट। सो एज वी नो दैट इफ द एरिया इज मोर, if more area then it will be more pressure in case of hydrostatic pressure condition। मैंने आपको बताया था laminar pressure and hydrostatic pressure both are different, correct। so in that way if we say that उधर क्या होता है laminar pressure, मतलब जब किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगा दो so pressure is equal to force upon area, so in that case pressure is inversely proportional to area, but while it is a flow of liquid through the pipe, more the area of the pipe more it will create the pressure because there will be more circumferential area, है ना। so in that case यहाँ पर एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन बड़ा एरिया, ये छोटा एरिया, so बड़ा एरिया बड़ा प्रेशर, तो इसलिए यहाँ की जो लिक्विड रहेगा दिस इज अ नॉर्मल फ्लो ऑफ द लिक्विड। ऊपर जो है जो दिखाया नहीं गया है वो एक्चुअली तो इस तरीके से हो सकता है, इट इज लाइक दिस, ठीक है। so in that case there will be a mercury or any other liquid and ये ज्यादा प्रेस करेगा उसको और ये कम प्रेस करेगा, so the difference in the pressure is given by the height h, ठीक है ना। so we can say that यहाँ का प्रेशर सपोज ये पॉइंट जो है, यहाँ की जो वेलोसिटी है, so there are 2 points given, so a and b, so अगर यहाँ का वेलोसिटी है v1, यहाँ का वेलोसिटी है v2, यहाँ का प्रेशर जो है वो है p1, यहाँ का प्रेशर जो है वो है p2, ठीक है। so we can say that p1 minus p2 is rho gh because the difference in the pressure is given by this height and liquid density rho g, है ना, rho into gravity into height, ये हमें पता है। so now हमें पूछा गया है कि कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, and the equations are given as option A, B, C and D। option A is given as v2 square minus v1 square is equal to 2gh, ठीक है। option B is v2 square plus v1 square is equal to 2gh। option 3 is given as v2 square minus v1 square is equal to gh, and option 4 is v2 square plus v1 square is equal to gh। now कोई बहुत डिफिकल्ट सा टास्क नहीं है ये, हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। एज द फ्लो, यहां से अगर हम इसका सेंटर देखें तो वो ये है, और इसका भी सेंटर देखें तो वो यही है, मतलब फ्लो इज इन द सेम लाइन। If the flow is in the same line, it means point A and point B, they are on the same horizontal level. So उनको height consider करने की जरूरत नहीं है in case of Bernoulli's principle. So as we know that the equation of the Bernoulli's principle is P1 by rho g plus V1 square by 2g plus H1 should be equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus H2. As we know that from ground height 1 and height 2 are same, so ये h1 और h2 सेम ही होगा। फिर ये h अगर इधर आ जाएगा तो माइनस h हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल ही हो जाएंगे, करेक्ट। नाउ ये p2 को मैं यहाँ पर ले लूंगा, so it will become p1 by rho g minus p2 by rho g, and at the same time इसको मैं उधर भेजूंगा, so it will become v2 square by 2g minus v1 square by 2g। now rho g will get common, so p1 minus p2 divided by rho g, correct, is equal to v2 square minus v1 square divided by 2g। now p1 minus p2 is rho gh, difference in the height, so it will be rho gh, so rho gh, that is difference in pressure divided by rho g, is equal to v2 square minus v1 square divided by 2g, right। rho g will get cancelled and v2 square minus v1 square will be 2gh, so this option will be correct, right students। so option number A, that is v2 square minus v1 square is equal to 2gh will be the correct answer for this, correct। so इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, है ना। so इसको आप नोट डाउन कर लो, करेक्ट। फिर इसके बाद में हमें जो करना है वो है सम नंबर 41, ठीक है। तो इसके बाद हम सम नंबर 41 में जाएंगे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करो फास्ट। ओके, सो बाय द टाइम आपने इसे अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद का जो सम है दैट इज रिगार्डिंग एरोप्लेन फ्लो और एरोप्लेन मोशन, जिसके ऊपर हवा का जो फ्लो होता है।
So next term is based on aerodynamic lift, right? So it is based on aerodynamic lift कि जब भी एरोप्लेन मूव होता है, so it is moving in a certain direction, so उसके ऊपर से जो हवा जाती है और उसके नीचे से जो विंग्स की हवा जाती है, उसमें वेलोसिटीज का डिफरेंस होता है ड्यू टू एरोफॉइल स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको लेक्चर में समझाया था, है ना, विद द डायग्राम. सो इफ एरोफॉइल स्ट्रक्चर की वजह से अगर ये इशू हो रहा है, ठीक है, सो होता क्या है, सम को हम रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. एन एयरक्राफ्ट ऑफ मास 4 × 10⁵ kg with total wing area 500 meters square in level flight at a speed of 720 km/h, मतलब ये एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ठीक है. सो इन दैट केस सबसे पहली बात सम नंबर 41 जी. तो सम नंबर 41 में आपको सबसे पहले जो डेटा में प्रोवाइड किया गया है, that is the mass of the aircraft, very first thing, and the mass of the aircraft is given as 4 × 10⁵ kg. So it is 4 × 10⁵ kg, that is the first thing that is given. Second is wing area, दोनों wings का मिला के total area it is given as 500 meters square. So area is 500 meters square. Almost अगर हम इस डेटा को गौर से देखो, so this data seems realistic, क्योंकि एक्चुअल में एयरक्राफ्ट का वजन 400 टन के आसपास होता है. सो 4 × 10⁵ kg इज ऑलमोस्ट 400 टन, ठीक है ना. एज वेल एज अगर हम एरिया की बात करें तो इतना एरिया होता भी है. सो दिस इज अ रियलिस्टिक डेटा व्हिच इज गिवन अप्रोक्सीमेटली. नेक्स्ट जो लेवल फ्लाइट है, तो लेवल फ्लाइट का जो स्पीड है, लेवल स्पीड मतलब ऊपर नीचे का, आपको पता है विंग्स में ऊपर अलग स्पीड होती है, थोड़ी नीचे अलग होती है, उसका जो एवरेज होता है उससे वो आगे की तरफ जाता है एरोप्लेन. सो उसका जो स्पीड दिया गया है, दैट इज 720 km/h. सो यू कैन से दैट वी एवरेज इज 720 km/h. वी कैन रेडिली कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड. हाउ कम? 720 into yes 18/5, sorry 5/18, correct. So 18 ones are 18, 40 into 5 is 200 meter per second is the average speed of the aeroplane. आगे if the speed the density of the air at this height is 1.2 kilogram per meter cube. So density of the air is 1.2 kilogram per meter cube, as well as it is given that the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wings relative to the lower surface is, ठीक है. तो जनरली हमें सपोज अगर मैं बोलता हूं कि ये विंग है, ठीक है, सो अभी हम यहां से अगर हम इसका एरोफॉइल स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, सपोज इस तरीके से अगर वो आगे जा रहा है, सपोज तो हवा अगर ऐसे आ रही है, तो सपोज अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बना दूंगा, तो हवा ऐसे आ रही है, फिर हवा नीचे से भी जा रही है. सो इन दैट प्रोसेस होगा क्या कि यहाँ का स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ का स्पीड थोड़ा कम होगा, और इसका एक एवरेज स्पीड से ये विंग आगे जाएगा. सो आपको पूछा गया है द डिफरेंस इन द स्पीड रिलेटिव टू द एवरेज स्पीड कितना है, ठीक है, बिकॉज लोअर अपर के एवरेज से हो जाता है. सो व्हाट इज v1 - v2 डिवाइडेड बाय v एवरेज दैट दे हैव आस्क्ड, ठीक है. और अब इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा हमारे बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, ठीक है ना, which is very 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 important at this moment, correct. So अगर ऐसा ही है तो हम किस तरीके से इसे अप्रोच करें, कैसे इसके बारे में हम स्टडी करें, that becomes very important, correct. और इसके बारे में हम अब देखेंगे. तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर देखनी है, that is nothing but कि यहाँ पर आपका जो हाइट भी है जमीन से, ठीक है, उसका डेंसिटी दिया गया है. इट इज ρg, इट इज गिवन लेवल हाइट 720 km/h वगैरह दिया हुआ है, ठीक है. सो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये समझना होगा दैट एरोप्लेन का जो वेट है उसको बैलेंस कर रहा है एरोडायनामिक प्रेशर एंड एरिया ऑफ द विंग. तो जैसे कि आपको पता है दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट. सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, बट हियर वी शुड अंडरस्टैंड that the force, that is weight of the plane, force मतलब यहाँ पर weight of the plane है, क्योंकि वही तो नीचे गिरेगा ना, weight of the plane, but उसको बैलेंस कर रहा है हवा, है ना. so force, that is weight of the plane, is balanced by area of the wings as well as not pressure, it is difference in pressure. ऊपर और नीचे का जो प्रेशर है, as we know that, हमने स्टडी किया था that अगर ऊपर से जाने वाला स्पीड ज्यादा है, तो when the velocity of the flow is more, pressure is less, P1 is less and P2 is more. So ये जो difference in pressure है delta P, that will be responsible.
and delta P is nothing but it is P2 minus P1, correct, P2 minus P1, correct, divided into A, so it is into A, so P2 minus P1 into A, ठीक है। V1 बड़ा होगा और V2 जो है वो क्या होगा, ठीक है। Now weight is mg, as you know that weight is mg is equal to P2 minus P1 into E, correct? So by this logic, what is P2 minus P1? P2 minus P1 is mg divided by E. ये जो है ये इक्वेशन हम आगे बाद में यूज करेंगे, ठीक है। So let's go ahead and we'll write the Bernoulli's principle. So क्या होगा Bernoulli's principle? P1 by rho g, correct? P1 by rho g plus V1 square by 2g is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हाइट कहाँ है? हाइट दोनों साइड्स का, इसका भी और इसका भी, जमीन से जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेट हम सेम कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं होती कि अगर फ्लाइट अगर सपोज हम मान के चले कि एक 1.25 किलोमीटर हाइट पे अगर उड़ रहा है तो उसके मुकाबले में ये नेग्लिजिबल है। तो अगर इसका हाइट अगर 1.25 किलोमीटर है तो इसका भी 1.25 किलोमीटर ही होगा, बिकॉज दिस मच इज नॉट कंसीडर्ड दैट मच, ठीक है। सो हमने ये कंसीडर किया हुआ है यहाँ पर, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम, इट इज ये P2 को यहाँ पर लेंगे, सो या फिर ये P1 उधर भेजेगा, ये इधर लेंगे, सो इट इज V1 स्क्वायर बाय 2g माइनस V2 square by 2g is equal to P2 by rho g minus P1 by rho g, correct? So ये 2g common, तो V1 square minus V2 square divided by 2g is equal to P2 minus P1 divided by rho g। सही है ये, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, V1 square minus V2 square को हम लिखेंगे V1 minus V2 V1 plus V2, ठीक है, divided by 2g, am I right? A square minus B square is A minus B, A plus B divided by 2g is equal to P2 minus P1, but what is P2 minus P1? P2 minus P1 is mg divided by A, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, so mg divided by A and rho g, correct? So very important चीज यहाँ पर हो जाएगा that gravity and gravity will get cancelled, ठीक है ना। So next step, अब आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ यहाँ से ये पार्ट को, क्योंकि हमें सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। So now solution will be continued here, correct? So now what is V1 plus V2 divided by 2? V1 plus V2 मतलब ऊपर की वेलोसिटी प्लस नीचे की वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इज एवरेज वेलोसिटी। सो हम लिख सकते हैं V1 minus V2 into V average divided by 2g, 2g g because 2 भी आ गया इसमें, है ना, because V1 plus V2 divided by 2 is V average, right, is equal to m divided by a rho, m divided by a rho, ठीक है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे, so it is m divided by a rho, ठीक है। सो अब क्या होगा कि अगर हमें चाहिए कि इसको हम इधर भेज देंगे, सो V1 minus V2 divided by g is m divided by a rho V average, बट हमें जो चाहिए था वो चाहिए था V1 minus V2 divided by V average, तो हम V average से इधर और इधर दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, सो इट विल बिकम V1 minus V2 divided by V average और g is equal to m divided by a rho V average, यहाँ पर और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाने से हो जाएगा V average स्क्वायर। लास्ट स्टेप, ये g अगर उधर चला जाएगा सो इट विल बी V1 minus V2 divided by V average is g उधर जाएगा सो इट इज m g divided by a rho V average स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इसकी वैल्यूज पुट अप करेंगे, सो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। So this is clearly JEE mains और JEE advanced sum, correct? So in that case थोड़ा कैलकुलेशन लेंगे बट आपको समझ में आ गया होगा। Now ये हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हम पुट अप करेंगे, m is 4 into 10 raised to 5 into g is approximately 10
divided by area is 500 as you see, into rho density is given 1.2 जो कि दिख रही है आपको, into V average is 200 हमने निकाला था उसका स्क्वायर, so 200 is 2 into 10 raised to 2 का स्क्वायर is 4 into 10 raised to 4, correct है? So next step 4 and 4 will get cancelled and the whole thing will remain 10 raised to 5 into 10 raised to 1 is 10 raised to 6 divided by 500 into 1.2 is 600 into 10 raised to 4. So 10 raised to 6 divided by 10 raised to 4 is 10 raised to 2, that is 100, correct? Divided by यहाँ पर क्या हो जाएगा 600. So the answer will become 1.1. Yes, it is 1 by 6, and 1 by 6 is 0.1667, correct? So approximately it is 0.17. And okay, so जो next sum है वो हम जो देखेंगे वो है पेज नंबर 229 पे, and the sum number is 44. So हम लोग 229 पेज पे sum number 44 देखेंगे, and the sum is a water barrel stands on a table of height h. If a small hole is punched in the side of the barrel at its base, it is found that the resultant stream of the water strikes on the ground at a horizontal distance of r from the table. What is the depth of the water in the barrel? In short, ये सब कुछ इस तरीके से सम नंबर है 44. तो सम नंबर 44 क्या बोलता है? Pay attention. सम नंबर 44 says that सपोज यहाँ पर एक बैरल है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है like this, और यहां से उसे होल किया गया है और इसे एक टेबल पे रखा गया है. तो सपोज यहाँ पर एक टेबल है जिसके ऊपर इसे रखा गया है, ठीक है ना? सो सपोज मैं अब ये टेबल को जिस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सपोज इस टेबल के ऊपर इसे रखा गया है, दिस इज द ग्राउंड. तो वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से जो वाटर का स्ट्रीम है वो कुछ ऐसे गिरेगा यहाँ पर, एंड टेबल से उसका जो हाइट है, सॉरी जो डिस्टेंस है, दैट इज r, करेक्ट? टेबल का जो हाइट है दैट इज h. देन पानी का डेप्थ कितना है, मतलब पानी ये जो डेप्थ है वो कितना है, ठीक है ना? सो इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, दैट ऑप्शन नंबर ए इज द डेप्थ इज r square by h, करेक्ट? सो डेप्थ के बारे में अगर बोला जाए तो r square by h. जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज r square by 2h, it is r square by 2h. Then C it is r square by 4h, and D, option D is given, it is 4r square by h, ठीक है? So it is 4r square by h. तो अब इस सम को हम सॉल्व कैसे करें? तो हमारे पास सबसे पहली बात, तो जब भी आप कोई सम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली चीज हमको दिखाना चाहिए कि डेटा क्या है और उसके हिसाब से हम कैसे इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं. सिंपली अगर यहां से मोशन लिक्विड का कुछ इस तरीके से हो रहा है, सो इट इज अ काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? एंड प्रोजेक्टाइल मोशन में उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, बस हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है. सो VH पता होना चाहिए. VH अगर पता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, तो हमें टाइम पता चलेगा कि कितने समय में वो यहां से वहां पर जाएगा, ठीक है? और अगर हमें टाइम वगैरह ये सब फैक्टर पता है, तो और एक चीज भी हमें समझनी चाहिए कि जब पानी यहां से निकलेगा, सो देयर विल बी टू कंपोनेंट्स, वन विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द अदर विल बी वर्टिकल कंपोनेंट. तो इस सम को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट. नाउ जब पानी यहां से निकलेगा तो हॉरिजॉन्टली उसका डिस्टेंस कवर होगा r. सो द डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल वे इट इज r. एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट इन अ वर्टिकल वे इट विल बी h, क्योंकि जब वो यहां से इधर पहुंचेगा द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच एंड दिस इज नथिंग बट h, करेक्ट? वी नो द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा, हॉरिजॉन्टल velocity, that will be velocity of efflux. Now we know what is velocity of efflux. Velocity of efflux is the velocity with which the water is going to be outward. बाहर निकलते हो तो कितने वेलोसिटी से निकलने वाला है, ठीक है ना? करेक्ट? ये हमें ऑलरेडी पता है, राइट? वेरी गुड. अच्छा, और एक चीज, वर्टिकली उसके पास जो एक्सेलरेशन होने वाला है वो भी हमें पता है कि दैट इज g. तो ये चीजें हमें पता है, ठीक है ना? सो बाय दिस वे हम थोड़ा बहुत फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमें s मालूम है कि h है वर्टिकली, a मालूम है कि वर्टिकली जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है, एंड दूसरी चीज ये पानी ऐसे बाहर निकलने वाला है, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी इट इज इन हॉरिजॉन्टल वे,
सो इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल वे इज 0। जब वो पानी बाहर निकल रहा है लाइक दिस, तो वो ऐसे निकल रहा है लाइक दिस। It means initially it will have only a horizontal component and no any vertical component. So we can say that u in vertical component या फिर u in v vertical component will be 0। वही अगर हम यहां पर देखें initial velocity in horizontal component is v flux, ठीक है। सो अगर ऐसा ही है तो सबसे पहले इस समय हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा से हम इक्वेशन लगाएंगे s is equal to ut plus half at square but for vertical motion, for vertical motion, so it is sy uy ay या फिर sv vertical है uv and av whatever। now s vertical is h, u vertical is 0 because initially जब वो निकला था vertical कोई velocity नहीं था, so it was 0। half a vertical is gravity t square, right? So now from here we can find the time is equal to 2h divided by g is t square, correct? So therefore t is equal to under root 2h by g। so हमें ये पता चल गया है कि यहां से इधर पहुंचने का टाइम कितना है, एंड टाइम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसे कुछ देख के नहीं होता। अगर यहां से वो यहां पर पहुंचा है, जो टाइम लगा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, वही हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में भी लगा है। अगर कोई चीज यहां से यहां पर गिरती है ऐसे, और सपोज मैं बोलता हूं कि 4 सेकंड लगते हैं, तो फिर वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, टाइम तो 4 सेकंड का ही रहेगा, करेक्ट? वेरी गुड। सो अब हम क्या करेंगे, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन वापस वही फॉर्मूला लेंगे, s हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू u हॉरिजॉन्टल t प्लस हाफ a हॉरिजॉन्टल t स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। बट एज वी नो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता है, ओनली वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब है a हॉरिजॉन्टल इज 0। ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी स्टडी किया है। सो यहां पर ये कांसेप्ट जो है वो 0 हो जाएगा। s हॉरिजॉन्टल इज r, u हॉरिजॉन्टल इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ठीक है ना? सो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इनटू t तो ये है। एज वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2g इनटू डेप्थ। तो अगर आप लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो मैंने आपको पढ़ाया था वो अगर आपने क्लियर रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2g इनटू डेप्थ ऑफ द वाटर। सो वो हो गया, प्लस t इज दिस, सो इट इज अंडर रूट 2h बाय g, करेक्ट? अगर हम इसे कंबाइन कर दें, सो इट विल बिकम r इज इक्वल टू अंडर रूट 2gd अंडर रूट 2hg, सो इट विल बी 2gd 2h by g, correct? So this will be r is equal to under root 2 2s are 4, g and g will get cancelled and it will be dh, correct? अब अगर आपको डेप्थ चाहिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, so r square is equal to 4dh, correct? So the depth will be h और 4 डिवाइड हो जाएगा, depth is r square divided by 4h. So r square divided by 4h will be the answer, and hence from here it is r square divided by 4h will be your final answer. तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर सी जो इस सब का वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है? तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज सॉल्यूशंस वगैरह जो है बहुत शॉर्टकट में दिए हुए हैं आपको, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये एक प्रॉपर वे है किसी भी सम को सॉल्व करने का। सो जस्ट पे अटेंशन और इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फास्ट, फटाफट। ओके, सो इसे आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, ठीक है? सो बाय द टाइम अब हम जो नेक्स्ट सम लेने वाले हैं, दैट सम विल बी सम नंबर 47। तो आप लोगों ने सम नंबर 47 को प्रॉपर्ली रीड करना है, जस्ट रीड इट केयरफुली, मैं भी रीड करूंगा सम नंबर 47 फास्ट। So sum number 47, क्या बोला है sum number 47 में? We are reading it, pay attention. At what velocity does water emerge from an orifice
in a tank in which the gauge pressure is 3 into 10 raised to 5 Newton per meter square before water flow starts. Take the density of the water as 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इन शॉर्ट एक ओरिफिस है, एक टैंक है, उससे होल जो है, उस टैंक में वाटर ऑलरेडी जो है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे रखा हुआ है. द प्रेशर इज गिवन एज 3 into 10 raised to 5 Newton per meter square. So it is 3 into 10 raised to 5 Newton per meter square. Correct? And at what velocity, कितने वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा ये पूछा गया है. And the density of the water is told as 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. So density rho of water is 1000, that is 10 raised to 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है. अब सवाल ये है कि कितना वेलोसिटी से वो बाहर निकलेगा. ओके, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका. सबसे पहली बात हमें निकालना पड़ेगा कि कितने हाइट तक पानी है उस कंटेनर में. और अगर आपको प्रेशर मालूम है तो आप हाइट बहुत आसानी से निकाल सकते हो. सो वेरी फर्स्ट थिंग, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच. सो द एच इज इक्वल टू प्रेशर बाय रो जी. ये हमें पता चलेगा, राइट. सो एच इज इक्वल टू प्रेशर बाय रो जी. मतलब हमें पता चल गया कि वाटर में या फिर टैंक में कितने हाइट तक पानी है. ठीक है. सो हाइट हमें पता चल गया. इसी को हमने लास्ट सम में डेप्थ लिया था, अभी यहाँ पर हाइट ले रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपको हाइट मालूम है तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो. वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज अंडर रूट 2gh, राइट. सो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इज अंडर रूट 2g and h is nothing but p by rho g. So it will be p by rho g, right. Now g and g will get cancelled, right, and your answer will be under root 2p by rho, right. Let's take the values. 2 into p is 3 into 10 raised to 5 divided by rho is 10 raised to 3. So it will be 2 into 3 into 10 raised to 5 divided by 10 raised to 3 is 10 raised to 2. So it will be root of 2 3s are 6 into 100. So it is root of 600. Now your options are given as 24.5 meter per second, 14.5 meter per second, 34.5 meter per second and 44.5 meter per second. So आपके जो चार ऑप्शंस हैं, root of 600 is close to 24 and 25 के बीच में. So आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, that is 24.5 meter per second, that will be the correct answer. ठीक है. So इसका मतलब ये सम भी बहुत सिंपल तरीके से हमारा हो गया. root of 600 is 24.5 meter per second and which is option number A. करेक्ट. तो ये आपका सम जो है वो आप नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से, राइट. सो दैट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सम पे जाएंगे. गो अहेड फास्ट. सो होपफुली आप लोगों ने पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा. अब हम आगे जाएंगे एंड नेक्स्ट सम पे जाएंगे एंड दैट विल बी द लास्ट सम, सम नंबर 49 हियर. इसके आगे के सम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो अभी सम नंबर 49 पे जाएंगे. जस्ट रीड इट केयरफुली. क्या बोला गया सम नंबर 49? द फ्लो ऑफ ब्लड इन अ लार्ज आर्टरी of an anesthesied dog is diverted through a वेंचुरीमीटर. तो एक एनेस्थीसिया दिया हुआ डॉग है, उसका जो ब्लड है वो हम वेंचुरीमीटर में ले रहे हैं ताकि हम उसके ब्लड की वेलोसिटी वगैरह जान सकें. ठीक है. एंड द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू दैट ऑफ द आर्टरी. मतलब जो डॉग का जो आर्टरी है वो हमने वाइडर पार्ट को कनेक्ट किया हुआ है. वेंचुरीमीटर आपको पता है जैसे कि ऐसे वाइड होता है फिर बाद में छोटा सा भी हो जाता है, करेक्ट. सो वाइड पार्ट जो है वो डॉग की आर्टरी को कनेक्ट किया गया है. दैट इज 10 mm स्क्वायर. सो 10 मिलीमीटर स्क्वायर उसका डायमीटर है. ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी. द नैरोअर पार्ट हैज एन एरिया ऑफ 5 mm स्क्वायर. तो जो छोटा पार्ट है उसका एरिया 5 mm स्क्वायर है. द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 22 पास्कल. टेक द डेंसिटी ऑफ द ब्लड इक्वल टू 1.06 into 10 raised to 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. द स्पीड ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी इज. तो ब्लड का आर्टरी में कितना स्पीड है वो फाइंड आउट करना है. सब बहुत सिंपल है, जिस पे थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए इसके लिए. एंड सम नंबर 49 जो कि बर्नौली का आपका आखिरी सम है उसके ऊपर हम जाएंगे. ठीक है. सम नंबर 49. सो इसमें क्या बोला गया है कि ये अगर सपोज आपका वेंचुरीमीटर का ये नैरो पार्ट एंड दिस इज द वाइडर पार्ट, और इसको सपोज आगे डॉग का जो आर्टरी है वो कनेक्टेड है. ठीक है ना. तो यहां से ब्लड आ रहा है. आपको पूछा गया कि ये वेलोसिटी कितना है, मतलब वाइडर पार्ट का वेलोसिटी कितना है. वाइडर पार्ट का जो एरिया है
that is clearly mentioned as, मैं इसको A ले रहा हूं, ठीक है, clearly mentioned as it is 10 mm square. वही नैरो पार्ट का जो एरिया है स्मॉल ए लेता हूं मैं इसे, that is 5 mm square, and the difference in pressure, जो प्रेशर चेंज हुआ है P1 minus P2, that is 22 Pascal, so that is 22 into 10 raised to 5 Newton per, sorry, 22 Newton per meter square. Correct? Okay. So question is, what is the velocity? And your four options are given as 0.12 meter per second. So A is 0.12 meter per second. B it is 0.62 meter per second. C it is 0.24 meter per second. And last one is 0.48. करेक्ट? तो ये जो सम है इसके अंदर मैं वापस एक बार रीड कर रहा हूं. द फ्लो ऑफ ब्लड इन लार्ज आर्टरी ऑफ एन अनेस्थेसाइज्ड डॉग इज डाइवर्टेड थ्रू अ वेंचुरीमीटर. द वाइडर पार्ट ऑफ द मीटर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू 10 mm स्क्वायर. तो ये वाला जो 10 mm स्क्वायर है. द नैरोअर पार्ट हैज एन एरिया ऑफ 5 mm स्क्वायर. करेक्ट? द प्रेशर ड्रॉप इन द आर्टरी इज 22 पास्कल, एज वेल एज एक चीज और दी गई है, दैट इज डेंसिटी 1.06 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube. So the density is given, density of the blood is also given. It is 1.06 into 10 raised to 3 kilogram per meter. तो अब हमें अगर वाइडर एरिया का वेलोसिटी चाहिए यहाँ का, तो बहुत आसानी से हमें मिल सकता है. सोल्यूशन इज वेरी सिंपल. सिर्फ आपको फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, जो मैंने आपको वेंचुरीमीटर में भी पढ़ाया था. एंड दैट फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल. इट इज V is equal to under root 2 times P1 minus P2 divided by rho A by A. Pay attention. It is A by A the whole square minus 1. ये सब कुछ रूट में ही है, राइट? सो अगर ऐसा ही है तो हम वैल्यूज पुट अप करेंगे और हमारा काम हो जाएगा. सो लेट्स पुट द वैल्यूज. V is equal to under root 2 into P1 minus P2, that is difference in pressure is 22, divided by density. Density is 1.06 into 10 raised to 3 into A by A. So 10 by 5. We know that 10 by 5 is 2. 2 square minus 1. Correct? So this will become under root 22 2s are, it is 44, divided by 1.06 into 2 square is 4. 4 minus 1 is 3 into 10 raised to 3. राइट? ठीक है, वेरी गुड. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. अंडर रूट 44 और ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये कटेगा नहीं. ठीक है, सो 44 डिवाइड बाय 1.06 into 3 is 3.18. करेक्ट? और into 10 raised to 3 जब ऊपर जाएगा तो into 10 raised to minus. As we know that 10 raised to minus 3 का रूट हम नहीं निकाल सकते, सो हम इसे एडजस्ट करेंगे. ठीक है ना? सो इसे एडजस्ट करके हम लिखेंगे इट इज अंडर रूट 44 डिवाइड बाय 3.18 into 10 raised to minus 3 can be written as 10 raised to minus 4 into 10 raised to 1. Correct? Now 10 raised to 1 is 10. 10 into 44 is 440 divided by 3.18 into 10 raised to minus 4. Right? So ये जो ऑप्शन है आपके, वो तो अच्छे खासे दूर है ना? So let's take this 3.18 as 3 and 440 divided by 3 अगर आप करते हैं, so 440 divided by 3 is approximately 440 डिवाइड बाय 3 अगर करते हैं, सो 3 1s are 3, फिर भी 14 बचेंगे, 3 4s are 12. करेक्ट? फिर भी 20 बचेंगे, 3 6s are 18. करेक्ट? सो इस तरीके से ऑलमोस्ट आपका जो है वो आंसर आ जाएगा. यस एग्जैक्टली. सो 3.18 मतलब ऑलमोस्ट 146 तक आपका आंसर, 144 तक आपका आंसर जाएगा इनटू 10 raised to minus 4. Now, what is root of 146? What is root of 144? 12. Very good. So it is 12 into 10 raised to minus 4 का root, 10 raised to minus 2. So 12 into 10 raised to minus 2 is 0.12 meter per second, and that is your option number A. करेक्ट? इसका मतलब यहाँ पर आपका सम भी बहुत सिंपली कवर हो जाता है. बस आपको फॉर्मूला जो है वो ये बाय हार्ट होना चाहिए. करेक्ट? और ये अगर आपका फॉर्मूला आपके पास क्लिक है
तो कोई भी टेंशन नहीं है, आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। अगर किसी को पता नहीं है ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमने स्टडी किया, सॉरी बर्नौलीज प्रिंसिपल जो हमने स्टडी किया, P1 by rho g plus V1 square by 2g is equal to P2 by rho g plus V2 square by 2g, फिर वो V1 और V2 में कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको प्लेस करना होता है। तो ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिराइव करके बताया हुआ है, तो उसको अपने प्रॉपर तरीके से क्लियर अप रखना है एंड देन इसके अंदर पुट करके सॉल्व भी करना है, राइट। तो यहाँ पर आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल जो कि आखिरी पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, इसके साथ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसका एग्जैक्ट कंप्लीट एंट्रेंस यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लिक्विड प्रेशर का एमसीक्यू दिया था मैंने आपको, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था रिगार्डिंग सरफेस टेंशन, फिर मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर मैंने आपको उसके भी सम्स दिए थे जिसके अंदर आपका स्टोक्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है और वो सब। और उसके बाद अब ये कंटेंट जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल, इसके साथ आपका जो ये एंट्रेंस है उसको अपने बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लियर अप करना है, और अगर कुछ भी डाउट आए तो आपने मुझे पूछना है, करेक्ट। तो थैंक यू सो मच।